अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ के नाम और उनके कैपिटल्स, उनकी करेंसीज और इसी तरह उनकी स्पोर्ट्स और इसके अलावा जो भी उनकी डिस्टिंक्शन है उसमें डेजर्ट्स हैं, लेक्स हैं, हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, माउंटेन्स रेंज, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। तो ये आपको जो है एक मैंने तस्वीर बनाई है यहाँ पे साउथ अमेरिका के मैप की। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ तो समझ आ रही होगी। सबसे पहले हम देखते हैं, आसान चीजों से स्टार्ट करते हैं। मतलब क्या, नंबर 1 पे मैं लिखता हूँ जो साउथ अमेरिका है उसकी जो लैंड लॉक कंट्रीज हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। साउथ अमेरिका जो है उसमें से 2 लैंड लॉक कंट्रीज हैं। यहाँ आपको नजर आ रहा होगा, मतलब बाकी तमाम को जो है वो समुंदर लग रहा है, लेकिन एक ये जो है बोलीविया और दूसरे नंबर पे ये पैराग्वे। ठीक है, पैराग्वे और बोलीविया ये 2 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि साउथ अमेरिका के अंदर लैंडलॉक्ड है। क्योंकि हमने जो है इसको जीके के पर्सपेक्टिव से याद करना है, तो हमने ज्यादा से ज्यादा देखने हैं कि कौन से यहाँ पे जो है वो जीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो अच्छा, दूसरे नंबर पे हम देखते हैं लैंड ऑफ कंट्री के बाद टोटल इसकी टोटल कंट्रीज कितनी है। ठीक है, तो टोटल कंट्रीज में जब हम देखते हैं, वैसे इसको पहले आना चाहिए था लेकिन चलो, टोटल कंट्रीज जो है वो इसकी हैं 12। 12 कौन सी हैं? इंडिपेंडेंट है जो वो 12 है, और डिपेंडेंट जो है वो है 1, और प्लस कुछ आइलैंड्स भी हैं जो इसके वो डिपेंडेंट है। अच्छा, तो नंबर 2 पे हमने देखा कि टोटल इसकी 12 कंट्रीज हैं। देखें, यहां से हम स्टार्ट करते हैं, तो ये सबसे नंबर 1 ब्राजील है। ये जो है ना, ये इसकी डिपेंडेंट डिपेंडेंट टेरिटरी है। मतलब ये एरिया तो साउथ अमेरिका के अंदर लाई करता है, लेकिन ये बेसिकली कंट्री है ये फ्रांस की, ये फ्रेंच गिनी इसका नाम है। तो ये फ्रांस से बिलोंग करती है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। 12 कंट्रीज है, जैसे कि नंबर 1 पे हम आते हैं, तो नंबर 1 है इसकी ब्राजील। ब्राजील, इससे आपको याद रहेगा कि ये जो है ना यहाँ की लार्जेस्ट या बिगेस्ट कंट्री आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह हमने नंबर 1 हमने बोलीविया और नंबर 2 पैराग्वे, इनको इस तरह याद किया कि ये लैंडलॉक कंट्रीज हैं, और नंबर 3 को हमने इस तरह याद किया कि ये लार्जेस्ट कंट्री है। उसके बाद ये हमने जो डिपेंडेंट है उसको निकाल दिया, फ्रेंच गिनी के नाम से हमने देख लिया कि ये फ्रांस से बिलोंग करती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सरीनेम पे। सरीनेम जो है वो इसकी हम देख लेते हैं 4th कंट्री है। इसको हम किस तरह याद करेंगे? जो सरीनेम है वो साउथ अमेरिका की जो स्मॉलेस्ट कंट्री है तो वो है। तो इस तरह हमारी कितनी हो गई है? 4 कंट्रीज हो गई है। मतलब बड़ी आसान है, याद करने में इतना कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास आ जाती है 5th कंट्री जो है कि गुयाना। गुयाना को हम इस तरह याद कर लेते हैं, बीच में मतलब थोड़ा सा मैं आपको मजीद ऐड करता हूं। नंबर 3 पे जैसे हमारे पास आ जाती हैं लैंग्वेजेस। जो लैंग्वेजेस है ना, साउथ अमेरिका के अंदर टोटल 12 कंट्रीज हैं। तो जो मोस्टली स्पीकिंग लैंग्वेज है ना वो है यहाँ पे स्पेनिश। स्पेनिश है जो कि कितनी कंट्रीज में? 9 कंट्रीज में बोली जाती है, और बाकी की जो है 3 जो है वो अदर्स हैं। अब जो अदर्स है ना उसके अंदर कौन कौन सी है? एक इंग्लिश है, एक डच है, और इंग्लिश हो गया, डच हो गया, और पुर्तगीज है। ठीक है, तो ये एक एक और एक, टोटल आपके पास 12 हो गई हैं। तो अब देखें, 5th जो कंट्री मैं आपको याद करवा रहा था, गुयाना। गुयाना जो है ना ये बेसिकली 1966 में जो है वो आजाद हुई है। किससे हुई है? यूके से। यूके में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? इंग्लिश बोली जाती है। तो यहाँ की लैंग्वेज कौन सी होगी? इंग्लिश होगी। और यूके में स्पोर्ट्स कौन सी खेली जाती है? क्रिकेट। तो यहाँ की जो स्पोर्ट्स है वो भी कौन सी होगी? क्रिकेट। तो ये मतलब गुयाना से मिलती जुलती जितनी भी चीजें थी वो मैंने आपके साथ लिख दी। लेकिन 5th को आप कैसे याद करेंगे कि ये साउथ अमेरिका में जो कॉलोनीज थी तो ये इंग्लिश कॉलोनी थी। तो 5th इस तरह याद हो गया। चले वापस सरीनेम पे भी आ जाते हैं। ये स्मॉलेस्ट है ना, ये बेसिकली नीदरलैंड से, किससे? नीदरलैंड से जो है ये आजाद हुई थी। अब जब नीदरलैंड से आजाद हुई है तो यहाँ की जो लैंग्वेज है वो कौन सी होगी? वो डच होगी। नीदरलैंड में डच बोली जाती है ना। तो अब इस तरह देखें, हमारी 7 लैंग्वेजेस भी हो गई हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज आपकी हो गई है, डच लैंग्वेज हो गई है, एक पुर्तगाल रह गई है ना। तो जो ब्राजील है, ये जो कॉलोनी थी ये पुर्तगीज लोगों की थी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पुर्तगीज बोली जाती है। 3 कंट्रीज हमने देखी, पहली 5 में से देखें 3 कंट्रीज आपकी कौन सी आ गई? एक पुर्तगाली आ गई, पुर्तगीज, एक आपकी डच आ गई, और एक आपकी इंग्लिश आ गई। और बाकी की जितनी भी स्टेट्स हैं 9 की 9, वो सारी कौन सी बोलती हैं लैंग्वेज? स्पेनिश लैंग्वेज बोलती हैं। अच्छा,
हमारी अब कितनी ये हम यहाँ पे थे ना 12 पे, बीच में चलो लैंग्वेजेस भी आ गई। ये तो उम्मीद करता हूँ कि सबको याद होगी होगी बड़ी आसानी से। इस पे आते हैं हम वापस। अब 6 नंबर पे देखते हैं, हमारे पास है वेनेजुएला। वेनेजुएला को आप किस तरह याद करेंगे? इसको बड़ी आसानी से आप याद कर सकते हैं कि वेनेजुएला जो है यहाँ पे हाईएस्ट वाटरफॉल है। ठीक है, हाईएस्ट वाटरफॉल है, उसका नाम क्या है? वाटरफॉल, और उसे कहते हैं एंजल वाटरफॉल, साल्टो एंजल वाटरफॉल्स कहते हैं। तो इस तरह हमारी हो गई है 6 कंट्रीज। अच्छा, अब देखते हैं हम अपनी 7th कंट्री। 7th कंट्री को हम इस तरह याद करेंगे जिस तरह ये कोलंबिया है ना, तो कोलंबिया किसके नाम पे है? ये बेसिकली है क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पे। क्रिस्टोफर कोलंबस का आपको पता होगा कौन है, जिसने अमेरिका को दरियाफ्त किया था, तो वो था क्रिस्टोफर कोलंबस। तो क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम से ये है कोलंबिया। तो इस तरह हमारी हो गई कितनी? 7 कंट्रीज। अब 8th कंट्री हम देखते हैं। 8th कंट्री हमारी है इक्वाडोर। इक्वाडोर है ना, ये एक स्पेनिश वर्ड है, क्योंकि ये पूरा खिता जो है वो ज्यादातर स्पेनिश है। एक स्पेनिश वर्ड है इक्वाडोर, और इक्वाडोर का मतलब है, लफ्जी मतलब है इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर तो आप समझते हैं ना? नहीं समझते तो इस पे अलग से मैं एक लेक्चर बनाऊंगा, तो वो आप देख लेना। तो ये इक्वेटर से पास होता है, ये इक्वेटर की लाइन जो एक मैं बना रहा हूँ, कर तो इसने मैप को खराब दिया है लेकिन फिर भी। तो 8th हमारी इस तरह जो है वो कंट्रीज हो गई हैं। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी 9th कंट्री पे, पेरू। पेरू को हम किस तरह याद करें? पेरू को हम इस तरह याद कर सकते हैं कि जो साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट सबसे बड़ा जो दरिया है, बल्कि पूरी दुनिया का तो हम नहीं कह सकते क्योंकि नील जो है वो सबसे लंबा है, लेकिन जो अमेज़न रिवर है ना, वो सबसे ज्यादा पानी की क्वांटिटी को जो है वो लेके जाता है समुद्र की तरफ। तो वो पेरू से स्टार्ट होता है। अमेज़न रिवर कहाँ से स्टार्ट होता है? वो पेरू से स्टार्ट होता है। इसके अलावा भी जो है वो माचू पिचू, जो 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, वो पेरू के अंदर है। तो हमारी यहाँ पे हो गई है 9 कंट्रीज। अब हम देखते हैं अपनी 10th कंट्री, जो कि है चिली। इसको भी याद करने का एक बड़ा आसान तरीका है। देखें, एक तो ये है चिली की शेप में, आप देख रहे हो ये यहाँ पे मतलब मिर्च की एक शक्ल बनी हुई है, तो इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। और दूसरी अहम चीज ये है कि आप देखें कि ये इसकी बाउंड्री जो है ना, मतलब सोचने वाली बात है, क्यों सिर्फ इतनी है, ज्यादा एक्सपेंड क्यों नहीं की? दूसरी साइड अर्जेंटीना क्यों आ गया? क्योंकि ये वाली जो लाइन आपको नजर आ रही है ना, ये वाली, ये यहां से लेके ये यहां तक नीचे सारा, ये जो मैंने एक एक्स्ट्रा लाइन लगाई है, ये है एंडीज। स्टार्ट तो ये काफी ऊपर से होती है, मतलब कि 7 कंट्रीज जो है वो एंडीज के अंदर आते हैं, लेकिन सिर्फ हम अभी चिली के ऊपर हैं, इसलिए मैंने एक लाइन खींच के आपको बताया है कि ये सारी जो है ना, ये पहाड़ी सिलसिला है एंडीज का। तो एंडीज के जो वेस्ट में देखा जाए तो ये जो आपका एरिया बचता है वहां पे ये चिली है। तो इस तरह हमने अपनी कितनी कंट्रीज याद कर ली हैं? 10 कंट्रीज हमने याद कर ली हैं। कितनी रह गई हैं? 2। अब आ जाते हैं हम अर्जेंटीना पे। अगर हम अल्फाबेटिकली चलते तो सबसे पहले अर्जेंटीना को आना था, लेकिन हमने इस तरह चले कि सारी चीजें जो है ना वो याद भी रहे हमें। अर्जेंटीना पे हम आए हैं। आपने मेसी का नाम सुना होगा। मेसी जो है वो कहां से बिलोंग करता है? वो अर्जेंटीना से बिलोंग करता है। तो इस तरह आपकी हो गई है 11 कंट्रीज, और एक कंट्री आपकी रह गई है 12वीं, यूरुग्वे। तो उसको आप ऐसे याद करना है, एक पैराग्वे है, उसके नीचे यूरुग्वे है। तो ये आपकी हो गई है कितनी? 12 कंट्रीज हो गई हैं साउथ अमेरिका की पूरी। तो आपने इसमें देखा कि 12 कंट्रीज के अंदर हमने बड़ी आसानी से उनके नाम याद किए, और देखा कि टोटल कितनी कंट्रीज हैं, लैंडलॉक कितनी हैं, और साथ में स्पोर्ट की तरफ आते हैं। अच्छा, अब हम इसकी स्पोर्ट्स की तरफ आते हैं, तो ये जरा मैं थोड़ा सा रिमूव कर दूं। अच्छा, जिस तरह लैंग्वेजेस थी, 9 कंट्रीज के अंदर स्पेनिश बोली जा रही थी। अब हम स्पोर्ट्स का देखते हैं। स्पोर्ट्स जो है ना, जो यहाँ पे फेमस है वो है फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल जो है वो 7 कंट्रीज में खेली जा रही है, 2 कम हो गई हैं, चले मतलब लैंग्वेजेस 9 में थी तो फुटबॉल 7 में है, और जो 5 हैं वो अदर्स हैं। ठीक है, अदर्स जो है वो 5 है स्पोर्ट्स। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं अदर्स वाली, देख लेते हैं। ठीक है, अदर्स में जो नंबर 1 है ना, वो है आपकी क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। क्रिकेट जो है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जब मैंने ये आपको बताया गुयाना का। तो गुयाना के मैंने बताया यूके से हुई है, तो इंग्लिश लैंग्वेज है, तो साथ में उनकी स्पोर्ट्स भी कौन सी है? क्रिकेट है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हम देखते हैं वो है बेसबॉल। बेसबॉल, अच्छा जी,
बेसबॉल जो है ना वो है वेनेजुएला में खेली जाती है। और बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं ये आपने मुझे बताना है, क्योंकि ये भी एक एमसीक्यू आ जाता है बीपीएससी या एफपीएससी में कि बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, और बास्केटबॉल के भी। चलिए बेसबॉल के मैं बता देता हूँ, इसमें 9 होते हैं। बास्केटबॉल के आपने बताने हैं कि उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं फॉर ईच साइड, मतलब 2 साइड में ये 18 हो जाएंगे। अच्छा, अदर्स में से हमारी 2 हो गई हैं। बाकी की जो है ना 3rd, 4th और 5th, ये बड़ी अजीब सी हैं, क्योंकि इनके नाम आपने पहले नहीं सुने होंगे। अच्छा, जो ये अजीब है ना, इसके अंदर अब देखिए मेसी जिसका ताल्लुक अर्जेंटीना से है, आपको ऐसे लगता होगा कि ये 7 कंट्रीज जो है फुटबॉल यहाँ अर्जेंटीना की भी है, लेकिन आपको गलत लगता है। अर्जेंटीना का जो स्पोर्ट है ना उसको हम कहते हैं पैटो, ठीक है। तो ये जो पहला क्वियर जो आ गई है आपकी स्पोर्ट, वो आ गई है पैटो, PATO, पैटो। अच्छा, अब पैटो में क्या होता है? पैटो वो बेसिकली वर्ड है डक, इसको स्पेनिश में बोलते हैं बतख, ठीक है। तो इनके यहाँ ये होता था कि एक बतख को जो है वो छोड़ दिया जाता था मैदान में, और एक घुड़सवार जो है वो आएगा, वो उस बतख को उठाएगा, और जिस तरह बास्केटबॉल होती है ना, वो उसका जो वो होता है बास्केटबॉल वाला बास्केट जिसमें बॉल डालते हैं, तो बतख को जो है वो फेंकते थे उसके अंदर, और ये उनका खेल था। तो इसको कहते हैं पैटो। लेकिन अभी जो है ना वो बतख को नहीं फेंकते होते हैं, अभी उन्होंने जैसे बास्केटबॉल होती है ना, तो वो बॉल जो है घोड़े पे आते हैं और ऐसे बॉल उठा के जो है ना वो उसमें डाल देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बॉल को किस तरह उठाते हैं। बॉल के जो है ना हैंडल्स बने होते हैं, ठीक है, काफी सारे हैंडल्स होते हैं कि भागता हुआ कोई घोड़े पे आ रहा है तो वो एक हाथ से जो है ना वो हैंडल के थ्रू उस बॉल को उठा लेगा और उसको बास्केट में डाल देगा। तो ये थी आपकी। अब बेसिकली जो है ना ये पोलो समझ लें कि पोलो जैसे घोड़ों पे खेलते हैं, और दूसरा बास्केटबॉल, तो इन दोनों का अमलगमेशन है पैटो जो है। थोड़ा सा मैंने डिटेल इसलिए बता दी ताकि याद रहे आपको। पैटो जो है वो यहाँ की है अर्जेंटीना की स्पोर्ट। अच्छा, पैटो के बाद हम आ जाते हैं इसके बाद आ जाती है टेजो, TEJO, टेजो। टेजो जो है ये भी स्पोर्ट्स है, साउथ अमेरिका के अंदर खेली जाती है। ये स्पोर्ट इस तरह की होती है कि एक जो है ना वो बोर्ड होता है क्ले का, और एक मेटल की आपके पास जो है कोई भारी डिस्क होती है। तो जो मेटल की डिस्क होती है ना उसको आप मारते हैं बोर्ड के ऊपर, वो जो क्ले का बना होता है, और उसमें कोई गन पाउडर भी होता है, और जो वहां पे जाके वो लगता है और आवाज आती है धमाके की, तो बस इस तरह की कोई गेम है उनकी। तो वो है आपकी टेजो। और टेजो जो है वो खेली कहाँ जाती है, इसका तो मैंने आपको बता दिया ना, अर्जेंटीना के साथ लिख दिया है, ठीक है, अर्जेंटीना। इसका भी बता दिया है ऊपर आपको वहां पे, गुयाना, ठीक है, GUYANA। और टेजो हो गई है कोलंबिया की, ठीक है। अच्छा जी, एक रह गई है, उसका नाम है चिलियन रोडो, CHILIEN, चिलियन RODEAO, रोडो, चिली से चिलियन रोडो, ठीक है। तो ये आपकी हो गई है 5 एक्स्ट्रा की गेम्स। अच्छा, ये चिलियन रोडो क्या होता है? चिलियन रोडो में ये होता है कि 2 घुड़सवार होते हैं, उन्होंने आना है घोड़े के ऊपर, और दरमियान में जो है ना उन्होंने एक काल्फ बछड़ा जो होता है वो छोड़ा होता है, तो उसको उन्होंने जो है वो अपनी गेम बनाया हुआ है। मतलब उसके पार्ट्स होते हैं डिफरेंट के, किस पार्ट से उन्होंने उसको गिराया या पकड़ा तो उसको कितने नंबर मिले वगैरह, इस तरह की ये गेम है, तो उसे कहते हैं चिलियन रोडो। तो ये 5 स्पोर्ट्स जो आपकी डिफरेंट थी वो आपकी हो गई हैं। और जो बाकी की 7 कंट्रीज जो बचती हैं आपकी, वो आप देख लें कि जो जो भी आपकी बचती हैं वो तमाम की तमाम उनमें क्या है, फुटबॉल खेली जाती है। मतलब फुटबॉल जो है वो उनकी नेशनल स्पोर्ट्स है। अर्जेंटीना में कंफ्यूज नहीं होना है, अर्जेंटीना का मोस्टली जब आता है ना एफपीएससी पीपीएससी में, तो वो लगाते हैं जाके कि फुटबॉल जो है वो यहाँ की नेशनल गेम है। अच्छा, ये हो गया नेशनल स्पोर्ट्स हो गया। अब आपकी बचती है करेंसी। अच्छा, 5th नंबर पे हम आ जाते हैं अब करेंसी, CURRENCY, करेंसी। अच्छा, जो ये रीजन है ना, यहाँ पे जिस तरह स्पेनिश ज्यादा बोली जा रही थी, उसी तरह यहाँ फुटबॉल ज्यादा खेली जा रही है। अब इसी तरह यहाँ की जो करेंसी है ना, वो ज्यादा जो कंट्रीज की है वो है पीसो, ठीक है, पैसो या पीसो जो भी है। ये वैसे 4 कंट्रीज में है, और इसके अलावा जो है डॉलर है, डॉलर आपका है 3 कंट्रीज में, टोटल 7 हो गई हैं, और जो बाकी के 5 हैं वो हैं अदर्स, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले पैसों का हम देखते हैं। तो पैसों में ये है आपका ACCU,
अक्कू एक वर्ड बना है। तो ये जो अक्कू से क्या बना आपका, ए से आपका अर्जेंटीना बना, सी से कौन कौन सी है आपकी, कोलंबिया है, और सी से आपकी चिली है। ठीक है, मतलब ये है इतनी, ए से एक कंट्री बनती है, सी से दो ही बनती है, यू से भी एक ही बनती है, यूरुग्वे। तो ये अक्कू वाला जो है यहाँ पे है पेसो। अब हम आ जाते हैं डॉलर पे। अब इसमें एक तो है वहां पे यूएसडी डॉलर है, और बाकी जो दो है ना उनके अपने स्टेट के डॉलर्स हैं, तो उसको बस हम डॉलर ही कंसीडर करते हैं। इसको हम कहते हैं EGS। अच्छा, EGS में अब देखें, ई से क्या बना आपका, इक्वाडोर बना, और उसके बाद जी से आपका गुयाना बना, और एस से आपका सुरिनाम बना। मतलब एक इक्वेटर है बस जहाँ पे जो स्पेनिश बोली जाती है, बाकी जो दो कंट्रीज हैं वो दूसरी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, इसलिए वहां पे डॉलर है। अब जो बाकी के 5 हैं वो अब आपको जो है ना वो याद करनी पड़ेंगी बगैर ट्रिक्स के। अच्छा, ये जो अदर्स हैं इसमें एक तो आ गई ब्राजील की, ब्राजील में है रियल। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपकी बोलीविया, इसकी है बोलीवियानो। फिर आ जाती है आपके पास पैराग्वे, फिर आ जाती है आपके पास पेरू, और आ जाती है आपके पास वेनेजुएला। अच्छा, बोलीविया की बोलीवियानो होगी, पैराग्वे की जो है वो आपके पास है गुरानी, पेरू की है आपके पास सोल, और वेनेजुएला की फुर्टे। ठीक है, तो ओवरऑल उम्मीद करता हूँ काफी सारी चीजें आपने इसमें समझी होंगी। तो लैंडलॉक कंट्रीज हो गई हैं, टोटल कितनी कंट्रीज हैं, लैंग्वेजेस हो गई, स्पोर्ट्स हो गई, इसकी करेंसी होगी, और इसके अलावा जो यहाँ कैपिटल्स हैं वो मतलब वैसे सारे याद ही करने पड़ते हैं। सपोज बोलीविया से स्टार्ट होते हैं तो ये है लापाज है, उसके बाद पैराग्वे है, इसका असंशियोन है, यूरुग्वे है, इसका मोंटेवीडियो है, ब्राजील का ब्राजीलिया है, सुरिनाम का पैरामरीबो है, गुयाना का जॉर्ज टाउन है, उसके बाद वेनेजुएला है, इसका कैराकस है, कोलंबिया का बोगोटा है, इक्वाडोर का क्विटो है, पेरू का लीमा है, चिली का सांतियागो है, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयरस है, और 12th ये तो हो गया, एक कोई रह गया है। चलो, मतलब ये तकरीबन सारे हमारे हो गए हैं, ये इनके कैपिटल्स हैं। तो अब आपकी कैपिटल हो गई, करेंसी हो गई, और आपकी स्पोर्ट्स हो गई। अब मजीद हम देखते हैं कि साउथ अमेरिका में क्या क्या चीजें हैं, तो उनको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्पेनिश कॉलोनी बनने से पहले यहाँ पे समझ लें कुछ ना एम्पायर थी। तो उस एम्पायर में एक तो आ जाती है आपकी इंका एम्पायर। ठीक है, इंका एम्पायर, और दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है गुयाना या गुयानीज। तो इसमें हम देखते हैं कि अब कौन कौन सी कंट्रीज हैं। अच्छा, इंका में जो है जो कंट्रीज हैं उनका नाम है सी पैक। ठीक है, अब सी पैक में मतलब जैसे पहले मैंने वो बताया आपको कि ये एक एक ही कंट्रीज आ रही हैं, तो वैसे ये पी वाली जो है 2 भी हैं, लेकिन हमने देखना है कि ये जो इंका एम्पायर थी ना, तो ये है इस जगह पे, ये कोलंबिया और इक्वाडोर और साथ में पेरू और साथ में ये चिली। ठीक है, तो इस जगह थी ये इंका एम्पायर आपकी। और दूसरा है गुयाना। गुयाना में ये देखें, ये ऊपर वाली जो कंट्रीज है ना 1 2 3, ये देखें, ये जो है ना ये है गुयाना स्टेट, ये वाली थी यहाँ पे गुयाना की एम्पायर, समझ लें। ठीक है, तो ये 2 जो है मैंने जो आपको एक्स्ट्रा बनाई है। तो गुयाना में तो 3 ये साथ साथ है ना, फ्रेंच गुनी है, वो सिर्फ फ्रेंच साथ लग गया, सुरीनेम और गुयाना का नाम तो अभी भी गुयाना है। तो ये 2 हो गई हैं। और इनका एम्पायर में मैंने आपको बता दिया है सी पैक, मतलब कि यहाँ से ऊपर से कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है, और सी से चिली नीचे जो आ रही है। ठीक है, तो ये कंट्रीज थी। अच्छा, ये हो गई एम्पायर। अब हम देखते हैं इसके बाद जो एंडीज है। मैंने आपको जैसे बताया कि माउंटेन रेंजेस मैंने आपको बतानी थी। 3 पे आपके आ गई माउंटेन रेंजेस। ठीक है, माउंटेन रेंजेस जो है ना आपकी, वो है, उसका नाम है एंडीज। अब जो एंडीज है ना वो आपकी स्टार्ट होती है वेनेजुएला से। ठीक है, ये वेनेजुएला से स्टार्ट होती हैं, ये मैंने पहले भी लाइन लगाई हुई थी इसकी। ये कोलंबिया में आती हैं, ये उसके बाद यहाँ पे ये इक्वाडोर में भी हैं। ठीक है, और उसके बाद ये पेरू में हैं, फिर ये आ जाती हैं बोलीविया, और ये चिली, और ये अर्जेंटीना।
ठीक है, तो ये कितनी हो गई, 7 कंट्रीज हो गई आपकी, जहां पे आपका 7 कंट्रीज में एंडीज, ठीक है। 7 कंट्रीज जो यहीं पे है ना इस तरफ, उस वाली को छोड़ दें, सिर्फ वही आती हैं। इनमें कौन सी है, सबसे पहले यहाँ थी वेनेजुएला थी, ठीक है, फिर यहाँ पे कोलंबिया थी, यहाँ पे इक्वाडोर था, ठीक है, उसके बाद आपकी यहाँ पे बीच में बोलीविया थी, यहाँ पे आपकी चिली थी, यहाँ पे पेरू था, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और जो अर्जेंटीना, ठीक है। तो इस तरह 7 कंट्रीज जो हैं उसके अंदर आपका एंडीज आता है। एंडीज का क्वेश्चन भी आता है कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में, मैंने आपको ये भी बता दिया इसके अंदर कितनी और किस किस तरह जो है वो। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं नंबर 3 पे, अमेज़न का। अमेज़न रिवर जो है, अमेज़न रिवर जो है ना वो आपका स्टार्ट होता है, अब ये रेड पेन से करने लगा हूं मैं, ये जो पेरू है ना, यहाँ पे ये जो एंडीज हैं आपकी, अभी मैंने ये ऊपर से नीचे तक एंडीज बनाई है ना, तो ये इस जगह एंडीज से स्टार्ट होता है और ये जाता है आपका ईस्टवर्ड, मतलब यहां से ऐसे निकलता है और ये ऐसे ऊपर जाता है थोड़ा सा, फिर ये ऐसे यहां से गुजरता है टोटल, ठीक है, फिर यहां से ऐसे गुजरता हुआ ये टोटल जाता है ब्राजील के अंदर से। अब ये जो है ना अमेज़न, इसके अंदर तकरीबन 1100 ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो शामिल होती हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, मतलब कि ये जो है ना निचला एरिया है और यहाँ से कोई और दरिया आ रहा है या कोई नदी आ रही है, वो जो है ना वो इसके अंदर ऐसे मिलते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह जब तक ये निकलता है यहाँ पे आपके इंडिक ओशन में, तब तक जो है 1100 ट्रिब्यूटरीज जो है वो इसके अंदर शामिल हो चुकी होती हैं, ठीक है। अच्छा, अमेज़न रिवर हो गया हमारा। अच्छा, ये अब देखते हैं कि ये है कितने ममालिक पे फैला हुआ अमेज़न जो रिवर। तो आप ये देखें कि माउंटेन, ये जो था आपका माउंटेन एंडीज, 7 कंट्रीज थी ना, जिसमें जो 2 नीचे वाली हैं, एक अर्जेंटीना और दूसरे नंबर पे जो चिली है, इन 2 को आप छोड़ दो तो जो बाकी की 5 कंट्रीज है ना इसकी, उन तमाम के अंदर जो है ना ये अमेज़न जो है वो फ्लो करता है और फिर जो है वो जाके आर्कटिक ओशन में गिरता है। अच्छा जी, अमेज़न हो गया, माउंटेन रेंज होंगी आपकी। इसके बाद अमेज़न के बाद जो है हम देखते हैं यहाँ पे लेक, ठीक है। लेक्स कौन सी हैं साउथ अमेरिका के अंदर, तो ये जो है ना यहाँ पे था आपका बोलीविया, ठीक है, इधर मैंने बनाया था आपका बोलीविया। तो बोलीविया जो है ना, एक तो इसकी बात आपने याद रखनी है कि जो हाईएस्ट कैपिटल है ऑफ द वर्ल्ड वो बोलीविया का है, जो कि है ला पाज। दूसरी चीज ये है कि वो जो ला पाज है ना, उसके साथ ही मतलब बोलीविया के अंदर ही ये जो लेक है ये है टीटीकाका, ये यहाँ पे मौजूद है। और उसके अलावा जो है ना एक और लेक है, वो यहाँ पे बनती है कोलंबिया में, लेकिन उसको आप लेक इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे ना ऐसे उसका जो माउथ है ना यहाँ से वो थोड़ा खुला हुआ है, तो वो जो समुद्री पानी है तो वो यहाँ पे ऐसे दाखिल होता है। तो लेकिन उन्होंने इसको नाम दिया हुआ लेक का, लेक माराकाइबो,